हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पश्चिमी सिंहभूम में आईडी विस्फोट, जगवार का एक जवान शहीद, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल घायल, नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग पर निकली थी टीम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में शनिवार को झारखंड जगवार के एक कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ कोबरा 203 बीएन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी गंभीर रूप से घायल है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग पर निकली थी और इसी दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ। घटना जराकेला थाना क्षेत्र के राधापोड़ा जंगल में हुई। सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान पर थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पहले से बिछाए गए आईडी में विस्फोट कर दिया। घटना में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी और झारखंड जगवार के कांस्टेबल सुनील धान जख्मी हो गए। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। यहां राज्य अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने झारखंड जगवार के कांस्टेबल सुनील धान को मृत घोषित कर दिया। वहीं सीआरपीएफ कोबरा के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी का इलाज जारी है। बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र में काफी संख्या में नक्सली कमांडर अपने दस्तों के साथ सक्रिय हैं। उन्होंने जगह जगह आईडी बिछा रखा है, जिस पर पैर पड़ते ही या हल्का प्रेशर बनते ही विस्फोट हो जाता है। इन विस्फोटों में अब तक कई जवानों की जान जा चुकी है। झारखंड में 16 अप्रैल तक कई क्षेत्रों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में 16 अप्रैल तक मौसम खुशनुमा रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बाबत चेतावनी जारी की है। वहीं आज रविवार को भी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है, गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 18 अप्रैल तक राजधानी और उसके आसपास का मौसम भी इसी तरह रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल तक के लिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम खराब होने पर लोगों को सुरक्षित जगह पर ठहरने को कहा गया है। भूलकर भी पेड़ के नीचे नहीं रुके और बिजली के खंभों से दूर रहें। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, फीस बढ़ाने से पहले करना होगा ये काम। रांची जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी स्कूल अभिभावक शिक्षक संघ और फीस कमेटी की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकेगा। उपायुक्त ने साफ किया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के किसी तरह की शुल्क वृद्धि अवैध मानी जाएगी। निजी स्कूलों में 25% सीटें जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इसके तहत आरटीई कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिल सके। अगर कोई स्कूल इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उन पर 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यह जानकारी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई एक अहम बैठक में दी गई, जिसमें रांची के 150 से अधिक स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। प्रशासन ने यह भी तय किया है कि सभी निजी स्कूलों में एक फीस निर्धारण समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति के अध्यक्ष स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि होंगे, जबकि सचिव के रूप में स्कूल के प्रधानाध्यापक जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड अभिभावक संघ ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। संघ का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार मिलेगा। रांची में 27 अप्रैल को होगी चौकीदार भर्ती परीक्षा। 14 केंद्रों में 6,564 अभ्यर्थी होंगे शामिल। जिला प्रशासन द्वारा चौकीदार के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को रांची जिले के कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद कुल 6564 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य पाया गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र 16 अप्रैल 2025 को रांची जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित दिशा
निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सिरमटोली सरनास्थल फ्लाईओवर रैम विवाद, आदिवासी संगठनों ने मंत्री चमरा लिंडा के आवास का किया घेराव, पुलिस के साथ नोकझोंक। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैम विवाद एक बार फिर गर्माता जा रहा है। सरहुल के बाद पहली बार बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों ने राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के रिंग रोड स्थित आवास का घेराव किया। सिरमटोली स्थित धार्मिक महत्व के प्राचीन सरनास्थल के मुख्य द्वार के सामने बन रहे डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में शनिवार को कई आदिवासी संगठन एकजुट होकर मंत्री चमरा लिंडा के लोधाब गांव स्थित आवास का घेराव करने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा था। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से मंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी और कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्का भी हुई। राजधानी में निर्माणाधीन डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप सरनास्थल के मुख्य द्वार के सामने पड़ रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और यह जो है सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर कई महीनों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। उन्होंने मानव श्रृंखला, राजधानी बंद, मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन तक किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही गीताश्री उरांव ने कहा है कि यह हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। 11वीं में छात्रों का होगा प्रोविजनल नामांकन। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैट्रिक का रिजल्ट आने से पहले ही 11वीं के छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। इन स्कूलों में प्रोविजनल नामांकन लिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर कोई छात्र छात्रा 10वीं में पास नहीं कर पाते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश दे दिया है। जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 11वीं में प्रोविजनल नामांकन पूरा कर लिया जाए। स्कूलों में 16 अप्रैल से 11वीं का पठन पाठन शुरू कर दिया जाएगा। अन्य स्कूलों के छात्र छात्रा अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ना चाहते हैं तो वे ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऐसे छात्र छात्रा 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। 29 अप्रैल से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वहीं 6 मई को 11वीं में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इंटर कर्मियों ने रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 5 घंटे घेरा। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने व इसमें कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों ने अपने भविष्य की चिंता को लेकर शनिवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर डीसी साहू का 5 घंटे तक घेराव किया। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में प्रभावित शिक्षकों व कर्मचारियों ने लगभग 12 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रार को उनके चैम्बर में घेरे रखा। इस दौरान कई बार नोकझोंक भी हुई। इंटर कर्मियों के हंगामा को देखते हुए कुछ देर बाद कैंपस में पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारी नेता व कुलपति के सचिव नवीन चंचल ने कुलपति से बात कर आंदोलन कर रहे शिक्षकों व कर्मचारियों को 16 अप्रैल को 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में देवेंद्र महतो सहित 10 लोग शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार इंटर के शिक्षक व कर्मचारी दिन के 12 बजे रजिस्ट्रार के चैम्बर में घुस गए और कुछ कुर्सी पर तथा कुछ जमीन पर बैठ गए। कई लोग खड़े भी रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने की मांग कर रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो ने रजिस्ट्रार से कहा कि इंटर की पढ़ाई बंद किए जाने से इसमें 10 से 12 वर्षों से कार्यरत सैकड़ों शिक्षक व कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। विश्वविद्यालय इनके भविष्य को देखते हुए अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करे। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि इस मामले में कुलपति ही निर्णय ले सकते हैं। कुलपति अभी एक वर्कशॉप में हैं, लेकिन इंटरकर्मी हंगामा करते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे। पूर्व आजसू नेत्री नीरू शांति भगत ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। लोहरदगा से विधायक रहे दिवंगत झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झामो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नीरू शांति भगत के साथ उनके कई समर्थकों ने भी जेएमएम की सदस्यता ली। बता दें कि नीरू शांति भगत 2019 और 2024 में लोहरदगा विधानसभा सीट से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नीरू ने इस्तीफा दिया था। आजसू से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो जेएमएम की सदस्यता ले सकती है।
झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान आईडी ब्लास्ट में शहीद, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के चाईबासा जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए एक आईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के बहादुर जवान सुनील धान शहीद हो गए। इस दुखद खबर की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, चाईबासा में सर्च अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में घायल झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान जी के शहीद होने की दुखद सूचना मिली है। मरांगबुरु शहीद सुनील जी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख या विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने आगे कहा है कि सर्च ऑपरेशन में घायल एक अन्य जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की वे कामना करते हैं। सुनील धान की शहादत ने एक बार फिर राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की गंभीरता और खतरों की ओर ध्यान खींचा है। शहीद जवान को मरांगबुरु महान योद्धा कहकर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, जो आदिवासी समाज में वीरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे रामगढ़, रजरप्पा में की पूजा अर्चना, ईवीएम को बताया सुरक्षित। 2 दिन करेंगे प्रदेश का दौरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के रामगढ़ जिले का दौरा किया। उन्होंने रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीसीएल रजरप्पा गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में रामगढ़ के डीसी चंदन कुमार, पुलिस कप्तान अजय कुमार, एसडीएम अनुराग कुमार और गोपनीय शाखा के रविंद्र गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीसीएल ऑफिसर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बीएलओ और वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि वे 2 दिन तक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ 100 करोड़ लोग मतदान करते हैं, 10 लाख बूथों पर वॉलंटियर्स काम करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल होते हैं। ईवीएम की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि मशीन को ना तो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हुए शामिल। गढ़वा जिला मुख्यालय में शनिवार को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नारों के साथ जुलूस निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी भाग लिया और समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी मंझियाओं मोड़ से टाउन हॉल मैदान तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे। इस सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया और वक्फ संपत्तियों से जुड़े अधिकारों में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समाज का ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार है और उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप संविधान के खिलाफ है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार। जंगल में घेराबंदी कर सभी उग्रवादियों को पकड़ा गया। हथियार और कारतूस बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में नारायण भोक्ता उर्फ आदित्य, सब जोनल कमांडर आलोक यादव उर्फ अमरीश यादव, एरिया कमांडर अमित दुबे उर्फ छोटे बाबा, महेंद्र ठाकुर व इमरान अंसारी, संजय उरांव उर्फ भगत के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर के 4 राइफल, 1 ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, 1102 राउंड गोली, 3 पाउच, 2 वर्दी, 2 बाइक और नक्सली पर्चा बरामद किया गया है। इसकी जानकारी एसपी अंजनी कुमार गौरव ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के हिसाबार भांग जंगल में टीएसपीसी के नक्सली किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद बालूमाथ एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने जंगल में घेराबंदी कर सभी उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के सरायढेला में मंदिर जा रही महिला से चैन स्नैचिंग। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार में शनिवार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और बलियापुर रोड की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला। भुक्तभोगी पिंकी कुमारी ने बताया
बताया है कि 2 अपराधियों में से एक अपने चेहरे पर लाल गमछा लपेटे हुए था। शोर मचाने पर वहां भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। पुलिस ने बताया कि फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कैशबैक का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर से 2 को पकड़ा। 4 मोबाइल और 7 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब को मिली गुप्त सूचना पर नारायणपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम लोकनियों के पास से अकबर अंसारी और सराफत अंसारी को पकड़ा। दोनों 29 वर्षीय अपराधी ग्राम मुचियाडी नारायणपुर के रहने वाले हैं। डीएसपी चंद्रशेखर के मुताबिक आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी 2000 रुपए की कैशबैक का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे, जो है मासिक पिन ऐप के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। इनका कार्यक्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश था। जामताड़ा साइबर अपराध थाना में दोनों के खिलाफ केस नंबर 28-25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इधर एसपी वकारिब ने कहा है कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। उन्होंने लोगों से कैशबैक के लालच में ना आने और अपनी निजी जानकारी किसी से साझा ना करने की अपील की है। वक्फ कानून विरोध में आज राजभवन के पास महाधरना। आमिया संगठन की ओर से नए वक्फ संशोधन विधेयक और कानून के विरोध में आज रविवार को राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। अध्यक्ष एस अली ने बताया है कि धरना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद संगठन का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर वक्फ कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग करेगा। धरना में कई संगठन के लोग शामिल होंगे। चंदन कियारी में पकड़ा गया एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक। अमर बावरी ने पोस्ट कर दी जानकारी। भाजपा झारखंड में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रही है। इसी बीच अमर बावरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और बताया है कि चंदन कियारी में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। उस शख्स ने डॉक्टर से इलाज के दौरान खुद को ढाका, बांग्लादेश का निवासी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि यह वही भयावह स्थिति है जिसका अंदेशा था। अब वह हकीकत बन रही है। खतरा लगातार बढ़ रहा है। सतर्क रहना अब जरूरी है। चंदन कियारी में ग्रामीणों ने इस संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। बताया जा रहा है कि रात में कई लोग संदिग्ध हालात में घूमते देखे गए, लेकिन सिर्फ एक को पकड़ा जा सका, बाकी सभी फरार हो गए। शादी से 1 हफ्ता पहले घर में लगी आग। गोड्डा में फूस के घर में रखे 70,000 रुपए जले। जेवरात और शादी का सामान भी हुआ राख। गोड्डा जिले में एक परिवार की खुशियां आग में जलकर राख हो गई। रानीडी पंचायत के फुदना टोला में सहीजुद्दीन अंसारी के घर में 12 अप्रैल को बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। फूस का घर होने के कारण आग तेजी से फैल गई। घर में रखे 70,000 रुपए नगद जल गए। इसके साथ ही सोने चांदी के जेवरात, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनाज और कपड़े भी आग की चपेट में आ गए। सहीजुद्दीन अंसारी ने बताया कि 19 अप्रैल को उनकी भतीजी की शादी होनी थी। शादी के लिए खरीदा गया सारा सामान भी जलकर नष्ट हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन गाड़ी के देर से पहुंचने के कारण कुछ भी नहीं बचाया जा सका। इस घटना से परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। शादी से ठीक 1 सप्ताह पहले हुई इस घटना ने परिवार की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। सरना स्थल से रैंप नहीं हटा तो हो सकती है दुर्घटना। समिति आदिवासी समन्वय समिति के नेतृत्व में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से शनिवार को राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल संतोष गंगवार के नाम 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि रांची के मेकन से सिरमटोली चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के रैंप को आदिवासियों के आस्था का केंद्र केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के पास उतारा जा रहा है। इसके चलते सरहुल जुलूस में मात्र 25% लोग ही सरना स्थल तक पहुंच पाए। साथ ही कहा गया है कि यदि सरना स्थल के समीप से रैंप नहीं हटाया गया तो किसी भी वर्ष दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस संबंध में राज्यपाल आदिवासी समुदाय की धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हुए राज्य सरकार को रैंप हटाने का निर्देश दिए। वही समिति के अन्य मांगों में मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ संथाल आदिवासियों को वापस करने, कांके के हेठ बालू में 1 अप्रैल पूजा के दौरान महिलाओं और ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना के अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तार करने और नामकुम में आदिवासियों की जमीन पर चल रहे अवैध में आदिवासियों के साथ हुई मारपीट की घटना के दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करना शामिल हैं।
झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पति के साथ मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी अपने पति और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी के साथ शनिवार 12 अप्रैल को चतरा जिले की इटखोरी स्थित प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर पहुंची। अलका तिवारी और डीके तिवारी ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मां भद्रकाली के चरणों में शीश झुकाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मां भद्रकाली के दर्शन करने के बाद मुख्य सचिव और पूर्व मुख्य सचिव ने पंचमुखी हनुमान, शनिदेव और नंदी देव के भी दर्शन किए। इसके बाद सहस्त्र शिवलिंगम का जलाभिषेक किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की अधिकारी अलका और उनके पति ने म्यूजियम भी देखा। म्यूजियम में प्राचीन काल के अवशेष रखे हैं जिसका अवलोकन किया। धनबाद में हनुमान और शिव मंदिर में चोरी, दान पेटी समेत 13,000 रुपए ले गए चोर। मंदिर की सजावट के लिए रखे थे पैसे। धनबाद के हील कॉलोनी में चोरों ने एक ही रात में 2 मंदिरों को निशाना बनाया। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर और शिव मंदिर से दान पेटियां चोरी हो गई। धर्मपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक द्विवेदी ने बताया कि रात में मंदिर का दरवाजा बंद करके गए थे। सुबह मंदिर पहुंचने पर खिड़की टूटी मिली और दान पेटी गायब थी। दान पेटी में करीब 5 से 7 हजार रुपए थे। यह राशि 3 महीने से जमा की गई थी। इस पैसे से हनुमान जयंती पर मंदिर की सजावट और पूजा सामग्री खरीदी जानी थी। इसी इलाके में स्थित शिव मंदिर में भी चोरी हुई। पुजारी दयानंद मिश्रा के अनुसार चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से 6,000 रुपए चुरा लिए। चोरों ने शिव मंदिर के नाग को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे चुराने में सफल नहीं हुए। दोनों मामलों की सूचना धनबाद थाने को दे दी गई है। सुनीत शर्मा बने राज्य स्तरीय कनेक्ट सेंटर के प्रभारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सुनीत शर्मा को राज्य स्तरीय कनेक्ट सेंटर साथ ही केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि झारखंड में कनेक्ट सेंटर की स्थापना केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना और संगठन की जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कनेक्ट सेंटर के सफल संचालन के लिए राज्य प्रभारी राष्ट्रीय पदाधिकारी को सहयोग करेंगे। इस केंद्र के माध्यम से एक और जहां कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व से सीधे जुड़ सकेंगे, वहीं दूसरी और केंद्रीय नेतृत्व भी जमीनी कार्यकर्ताओं से जरूरी जानकारी लेकर उसी आधार पर कार्यक्रम तय कर सकेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। कनेक्ट सेंटर कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़ी अपनी बातों, सुझावों और अनुभवों को नेतृत्व तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराएगा। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के पास देश की चौथी 108 फीट ऊंची होगी हनुमान जी की प्रतिमा। देवघर में त्रिकूट पहाड़ के समीप तीरनगर गांव में शनिवार को सेवा फाउंडेशन की ओर से मंगलधाम का निर्माण और हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भूमि पूजन किया गया। त्रिकूट पहाड़ के समीप देश का चौथा 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनेगी। इससे पहले देश की 3 दिशाओं गुजरात, रामेश्वरम व हिमाचल प्रदेश में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो चुका है। 2 वर्ष में त्रिकूट पहाड़ के समीप प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार व RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबाले ने सेवा फाउंडेशन व हनुमान शिक्षा सेवा केंद्र में सहयोग करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही इनके कार्यों की सराहना की गई। RTE के तहत रांची में नामांकन के लिए अब 20 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 121 निजी स्कूलों में होगी सीट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के तहत रांची जिले में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 अप्रैल 2025 कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने एक बैठक में दी, जिसमें जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। जिले में RTE के तहत 121 निजी स्कूलों को पंजीकृत किया गया है, जहां गरीब और वंचित तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2025 को RTE पोर्टल का शुभारंभ खुद उपायुक्त ने किया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल द्वारा RTE नियमों का पालन नहीं किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। खूंटी में युवती से गैंगरेप की आशंका, दुष्कर्म कर गला रेत डाला, सबूत मिटाने को चेहरा जलाया। FSL की टीम कर रही जांच। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के मुरहू पार टाण खेत में बने कुंबा से एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती की पहचान नहीं हो सकी है।
युवती का शव नग्न स्थिति में मिला है। पुलिस के मुताबिक बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि युवती के साथ गैंग रेप किया गया है। बॉडी मिलने की जानकारी मिलते ही कर्रा थाना प्रभारी सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कर्रा पुलिस की टीम युवती की पहचान करने में जुटी है। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार घटना काफी विभत्स तरीके से किया गया है। पहले युवती के साथ रेप किया गया, इसके बाद बदमाशों ने उसका गला रेत डाला। वे इतने पर ही नहीं रुके, युवती की पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने युवती का चेहरा भी जला डाला। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। घटनास्थल खेत की ओर होने की वजह से वहां किसी तरह के सीसीटीवी भी नहीं मिली है। इजरी में बोले रघुवर दास, बीजेपी विचारधारा आधारित संगठन, कार्यकर्ता ही असली ताकत। ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की मूल सोच और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं, बल्कि विचारधारा पर आधारित एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आत्मा इसके कार्यकर्ता हैं। हमारी विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय पर टिकी हुई है। कार्यकर्ता ही वह आधार है जिनके कंधों पर पार्टी की मजबूती टिकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे बिना हार जीत की परवाह किए जनता से जुड़ने का काम करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बेरोजगारी चरम पर है और भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में समा चुका है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर मर्डर केस, फरार मास्टरमाइंड की तलाश में ताबड़तोड़ पुलिस की रेड, आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या की साजिश रचने वाले देवव्रत नाथ सहदेव और हत्या के लिए शूटर उपलब्ध करवाने वाले अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा की तलाश में रांची पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि बाकी अपराधियों की तरह दोनों जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अनिल टाइगर हत्याकांड में फरार चल रहे देवव्रत नाथ सहदेव और अभिषेक सिन्हा की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की स्पेशल टीम दोनों के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अनिल हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार काम चल रहा है। पुलिस की टीम जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की सभी बातें शेयर नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोडरमा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्बुलेंस चालक, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, मांगों को लेकर सरकार से लगाई गुहार। 108 एम्बुलेंस चालकों के शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कोडरमा में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने लगा है। आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी में भर्ती किए गए मरीजों के परिजनों को दूसरे अस्पताल जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि एक तरफ वे लोग आपातकालीन सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा लगातार एम्बुलेंस कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हर साल कंपनी बदलती है और हर कंपनी साल में 2 से 3 महीने का वेतन दबा लेती है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस की स्थिति जर्जर हो गई है, जिसकी मरम्मती की जिम्मेदारी भी चालक को अपने खर्चे से उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर होने के कारण मरीज के परिजन काफी परेशान हैं। मरीज के परिजनों ने सरकार से इस हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त कराने की मांग कर रहे हैं। BLW अब 90% कार्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का करेंगे। शिल्पी निहात्र की झारखंड के BLW ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता अब 90% कार्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का करेंगे। पंचायती राज विभाग सहित दूसरे विभाग में अब BLW की भूमिका ना के बराबर रहेगी। रांची के लालगुठवा में राज्य स्तरीय जन सेवक समागम को संबोधित करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने यह घोषणा की है। मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने कहा है कि BLW की नियुक्ति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा की गई है, जबकि वो काम पंचायती राज विभाग सहित दूसरे विभाग में कर रहे हैं। आज इस समागम में BLW के द्वारा कृषि विभाग के लिए काम किए जाने की ललक देखकर अच्छा लगा। मंत्री पद संभालने बाद से ही BLW से संबंधित जानकारी लगातार मिलती रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य के बीडीओ को भी ये जानकारी नहीं है कि BLW का काम क्या है। मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने समागम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आने या आपके किसी भी प्रतिनिधि से मिलने से पहले मैंने ठोस कदम उठाया है।
विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मैंने राज्य भर की BLW का 90% कार्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जन सेवा का नाम बदलकर कृषि के साथ जोड़ने को भी कहा है। जमशेदपुर में नशीली दवाओं का भांडाफोड़, बिहार के 2 कारोबारी गिरफ्तार, प्रतिबंधित दवाएं बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खरकाई रोड स्थित रिगल चौक से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदन कुमार पांडे उर्फ अमित कुमार पांडे उर्फ नारायण और रविरंजन चौधरी उर्फ बिष्टु कुमार के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी वर्तमान में सरायकेला खारसमा जिले के RIT थाना क्षेत्र में रह रहे थे। वहीं से वे नशीली दवाओं का अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की है। जांच में पता चला है कि इन दवाओं का इस्तेमाल बच्चे और किशोर नशे के लिए करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने माना है कि वे लंबे समय से इस धंधे में लिप्त थे। वे कई जिलों में इन दवाओं की आपूर्ति करते थे। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।